हेलो एवरीवन। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हो रहा है उसमें अगर जो मैथ्स के लेवल की बात करें तो मैथ्स आपका इतना नहीं आ रहा है कि आपको मतलब अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है तो आप मैथ्स में कुछ भी नहीं कर पाएंगे या बहुत सी प्रॉब्लम होगी। नॉर्मल आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है और फॉर्मूले पता है तो मैं ये नहीं कहता सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, बट कुछ हद तक आपके क्वेश्चन जो होंगे लग जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को उसी के पर्पज से बनाया गया है। मैं इस वीडियो में आपको मैथ्स से रिलेटेड है ना जो भी टॉपिक वाइज उसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं या जितने भी फॉर्मूले हैं सारे मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो ये आपका रैपिड रिवीजन हो जाएगा। और साथ साथ अगर जो मैं कुछ लिखा हूं उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन रहे हैं मैं ये आपको भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा, है ना। तो सारी चीजें आपको इस वीडियो में मैथ्स से रिलेटेड आपकी क्लियर हो जाएंगी। जो आपका आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड सारी बेसिक बातें हम लोग बात करेंगे, है ना। जैसे अलजेब्रा मैंने उठाया उससे रिलेटेड सारी बातें लिख दिया, टाइम एंड स्पीड से रिलेटेड जितने फॉर्मूले हैं, जितने कॉन्सेप्ट हैं, जितनी भी शॉर्ट ट्रिक हो सकती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, सारी मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले अलजेब्रा, पॉलीगन और ये सब देखेंगे, उसके बाद में ज्योमेट्री से जो डायरेक्ट होता है। जैसे आपका सिंपल एक क्वेश्चन बन जाए कि एक सर्कल है और सर्कल का क्या है, वो सेंटर है, मतलब कोई सेंटर है और एक कॉर्ड बनी है और कॉर्ड बना दी गई है और कॉर्ड पे क्या किया गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। ठीक है, अब आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि जो आपकी कॉर्ड है उसकी लेंथ क्या होगी, है ना। अगर जो मतलब कॉर्ड के ऐसा पूछ सकता है कि कॉर्ड की जो लेंथ है वो दे दिया आपसे 10। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ रेडियस कितनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर जो किसी सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, लंब आपका बनाया जाता है, तो वो कॉर्ड को या फिर जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ये 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। और सेंटर से आपके कॉर्ड के बीच की भी डिस्टेंस देगा। मान लो कितना दे दिया, 4 दे दिया। ठीक है, तो आप इसको ये वाला आप निकाल लोगे, किसका, बाई पाइथागोरस का यूज करके, है ना। तो सारी चीजें मैं आपको अच्छे से रिवीजन कराऊंगा इस प्रॉपर वीडियो में। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे आपसे रेगुलर पॉलीगन या इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है, इतनी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो ये मच बेटर है ना, कहीं भी इससे बाहर नहीं पूछेगा। रेगुलर पॉलीगन नियमित बहुभुज से बोलेंगे। देखो इसमें होता क्या है, सम ऑफ इंटीरियर मतलब अंतः कोणों का जो योग होता है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, जिसके कोई भी, अच्छा पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन का ऐसा फिगर होता है क्लोज्ड फिगर विच हैज मोर देन 3 साइड, है ना। 3 साइड से अगर ज्यादा कोई क्लोज फिगर के साइड है उसको आप पॉलीगन बोल सकते हैं। जैसे मैं बात करूं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी एक तरीके का क्या है, पॉलीगन है। ठीक है, तो यार ध्यान समझिएगा। ठीक है, बस मोर देन 3 साइड। अब इसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, अगर कोई पॉलीगन है जिसकी n साइड है तो उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा, n-2 इंटू 180। अब क्वेश्चन को जब पूछेगा एक पॉलीगन है जिसकी 8 साइड है, 8 साइड है, अब आपसे पूछ ले कि इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, तो n की वैल्यू आप क्या रख दोगे, 8 - 6 और इंटू क्या 180। सिंपल उसका क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक, अब आपसे ये पूछ ले कि ईच एंगल कितना होगा, मतलब प्रत्येक एंगल क्या होंगे, तो कुछ नहीं करना भाई मेरे, सिंपल जैसे मैं 8 लिया था, पॉलीगन की साइड कितना दिया 8, तो यहां पर क्या प्रूव करोगे, 8 - 2 अपॉन में 8, जहां ईच आ जाए वहां पे अपॉन में क्या लगा दोगे, n लगा दो, सिंपल हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आपसे ये भी पता होना चाहिए सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, तो ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 होता है। कितना होता है, 360 होता है। ठीक, अच्छा अब आपसे जैसे यहां पे पूछा था ईच इंटीरियर एंगल, तो आपने क्या बताया, अपॉन में n किया। उसी तरह ईच एक्सटीरियर एंगल, तो यहां भी क्या हो जाएगा, अपॉन में n। जितना आपका पूरा सम होता है उसमें n से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, अच्छा। और कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है क्वेश्चन, थोड़ा सा देखिए लेवल ही है, हो सकता है बढ़ा दिया जाए, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम, जैसे कह देगा इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज, आपका कह दिया मान लीजिए 70 बोल दिया, तो पूछ लिया आपका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो आप क्या करोगे, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू 180, यहां से क्या करोगे, निकाल लोगे। थोड़ा सा और लेवल अगर जो बढ़ाया तो इससे अलावा कुछ नहीं पूछ सकता। कभी कभी आपसे क्या पूछ लेता है, नंबर ऑफ डायगोनल इन ए रेगुलर पॉलीगन, है ना। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसकी सारी साइड क्या हो, इक्वल हो, है ना। जैसे n कोई भी पॉलीगन बना लीजिए, है ना, मान लीजिए ये आपका ऐसा कुछ है पॉलीगन। ठीक है, अब इसमें ऑल साइड्स, ये n हो गया, ये n तो होता है आपका नंबर ऑफ साइड, n जो होता है नंबर ऑफ साइड होता है, देखिए n साइड, लेकिन मतलब इक्वल साइड होगी। रेगुलर पॉलीगन का मतलब इक्वल होगी। अगर ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये क्या होगा, सारे 5 होंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आपसे पूछ ले कि इसमें कितने डायगोनल विकर्ण कितने होंगे किसी भी रेगुलर पॉलीगन में, तो उसके लिए डायरेक्ट एक फार्मूला होता है क्या, n-3 अपॉन में 2। आपसे कह लिया कि मान लो एक पॉलीगन है जिसमें 8 साइड है, 8 ही हम लोग लेते हैं। अब आपसे पूछ ले कि उसमें नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे या नंबर ऑफ विकर्ण कितने होंगे, तो आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ 8 क्या रखोगे, 8 - 3 5, तो 8 × 5 अपॉन में क्या 3, तो 2 4 जा हो जाएगा, और इंटू क्या करोगे
5 कर दोगे, ठीक है, तो सिंपल हो जाएगा ना। तो ये हो गया आपका रेगुलर पॉलीगन से अगर जो क्वेश्चन बनेगा तो इतने से ही बनेगा, इतने में काम हो जाएगा। अब आप चाहें तो 2-4 क्वेश्चन नेट पे सर्च करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको क्वेश्चन भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। अब ध्यान से देखो, अब आपसे मान लो पहले अलजेब्रा देख लेते हैं। अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछे अगर जो, तो जैसे कह देंगे कि ये बोलेगा आपसे कि x + 1/x की वैल्यू है अगर जो 1, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि आपसे ऐसा पूछ ले कि बताओ x⁻6 प्लस, या फिर ऐसे पूछ ले x⁻3 + 1/x⁻3 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब ध्यान से समझो, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये बड़ा मतलब ये क्वेश्चन जो है वो आप कर ही नहीं पाएंगे या फिर ऐसा कुछ, ऐसा नहीं। देखिए टाइम आपका यहाँ पे कैसे बचेगा, देखो ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, नॉर्मल तरीके से भी मैं करा दूंगा। देखो ये आपको दिमाग में रख लो कि x + 1/x की जो वैल्यू होती है अगर 1 है तो x³ हमेशा -1 होता है। कैसे आता है, इसके लिए बाकायदे प्रूफ है, मैं नॉर्मल वीडियो में एक बार कराया भी था। अभी आप ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर x + 1/x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो x³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आप सोचोगे सर नॉर्मल निकालना हो, तो भाई क्या करोगे, सिंपल आप जो आप सोच रहे हैं एकदम सही सोच रहे हैं, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड का क्यूब कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, है ना, वहां से भी आ जाएगा। लेकिन यहां से क्या होगा, यहां से देखो कुछ भी नहीं करना, केवल ये रख दिए, यहां से कितना हो गया, x³ की वैल्यू यहां से आपको निकालना है, तो x³ कितना होगा, -1, और यहाँ भी x³ है, प्लस 1 कितना, -1, तो ये 1 1 कट के कितना आ गया, मतलब कि ओवरऑल 1 - 1/1 आया, कितना आ गया, 0 हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब अगर जो क्यूब पूछा तब तो बहुत आसान है। अब मान लीजिए आपसे पूछ लेता है x6 + 1/x⁻6, अब थोड़ी आपके लिए दिक्कत होती ना, अगर आप ये चीज जान रहे तो आप लिए आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा, देखो क्योंकि सिंपल हो जाएगा, x6 को कितना लिख सकते हो, 3, और उसके पावर क्या लगा सकते हो, 2, और इस वाले को क्या लिख सकते हो, x3, और पावर कितना लगा सकते हो, सिंपल लगा सकते हो 2, बात बराबर। अब आपको पता है कि अगर x + 1/x 1 होता है तो x⁻3 -1 होता है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे कितना लगा सकते हो, बताओ, x⁻3 की जगह -1 लगाओगे, उसके ऊपर स्क्वायर, तो +1 हो गया, सही बात है ना। और प्लस यहाँ पे भी वही कहानी, तो ये भाई यहाँ पे आप क्या करोगे, ये लगाओगे और 3 की वैल्यू -1 ऊपर 1, तो ये ओवरऑल सॉल्व होके क्या आ गया, 2। देखो कितना आसान हो गया। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कर ही नहीं पाओगे, बट टाइम भी तो थोड़ा बचाना होता है, और अच्छी हो सकता है आपके लिए टिपिकल हो जाए। अब इसको कैसे करोगे, एक बार x² + 1/x² निकालोगे, x³ + 1/x³, फिर उसके बाद क्या करोगे, नहीं आपको 2 बार निकालना पड़ेगा। अगर अच्छा यहीं पे आपसे अगर जो पूछ लेता कि x⁻5 + 1/x⁻5, है ना, तो कहने का मतलब थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, बट अगर आप ये जानोगे तो उसके लिए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ गए होगी कि अगर x + 1/x की वैल्यू 1 है तो x³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक। तो इस पे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिएगा। अच्छा, लगे हाथ ये भी समझ लो, अगर x + 1/x की वैल्यू √3 है तो x⁻6 की वैल्यू -1 होती है। ये भी बहुत यूजफुल होता है, यकीन मानिए बहुत जगह यूज करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। डायरेक्ट यूज करिए, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। तो x + 1/x की वैल्यू अगर जो √3 है तो x⁻6 की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। कैसे आया, इसके लिए प्रूफ है, कहोगे तो बता दूंगा, ठीक है। और इस पे भी क्वेश्चन वैसे ही बनेगा, मान लो आपसे पूछ लिया इसकी वैल्यू इतनी है और आपसे पूछ लिया x⁻12 + 1/x⁻12, तो क्या करोगे, इसको सिंपल ब्रेक कर दो, x⁻6 और 6 2 = 12 + 1/x⁻6 और 2 = 12, x⁻6 की वैल्यू यहाँ -1 पे पावर स्क्वायर, और यहाँ भी -1 के स्क्वायर, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो आसान हो गया कि नहीं, तो ये चीजें आपको पता होंगी तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले की बात करें तो ये भी फार्मूला पे आपका क्वेश्चन बन रहा है। एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, किसी शिफ्ट में आया था, a² + b² + c², और ये -ab - bc और -ca। हालांकि ये प्रूफ है, अगर इसको आप ओपन कर दो, इसको ओपन कर दो, इसको ओपन कर दो, कट पिट के इसी के इक्वल आ जाएगा, बट याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे ये आपको देगा, नहीं आपको देता क्या है, a² और b² और c² की वैल्यू दे देगा, नहीं सिंपल आपको a की वैल्यू 5 दे देगा, b की वैल्यू 3 दे देगा और c की वैल्यू 4 दे देगा। अब आपसे कहेगा इसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो या तो आप a b c यहाँ पुट करो तो लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर a आपको सिंपल समझो, a = 5 दिया, b = 4 दिया और c = 2 दिया, ठीक। अब सिंपल आप क्या करो, इसको उठा के कहाँ पुट कर दो, इस वाले में पुट कर दो। भाई माइनस करना आसान है ना, माइनस करना आसान है, माइनस, और ये अपॉन में 2 कर दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी दिमाग में बैठा रही। चलिए ये नॉर्मल आप 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं, a³ + b³, बट हाँ यहाँ पे एक चीज ये पूछता है कि अगर a + b + c की वैल्यू 0 है,
ध्यान से समझना, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो आपसे पूछ लेगा कि ये बताओ कि आपका, देखो कह रहा है a की वैल्यू मान लो 2 कह दिया और b की वैल्यू कह दिया मान लो 3 कह दिया और c की वैल्यू आपसे कह दिया 1 कह दिया, ठीक है। अब आपसे और कह रहा है कि ऐसा कह रहा है, ध्यान, यहाँ पे मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि अगर आपका ये चीज इसके इक्वल तो होती है, ये तो नॉर्मल फार्मूला है, बट आपका अगर a प्लस बी प्लस सी अगर दे दिया आपका 0, क्या दे दिया 0, तो आपसे ये जो चीज होगी मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3abc के इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा पूरा 0 के साथ खत्म, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसकी 3abc, ठीक है। तो ये भी थोड़ा दिमाग में बैठाए रहिएगा। अच्छा, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आप नॉर्मल तो जानते होंगे, बट आइसोसेलेस अगर ट्रायंगल है कोई, आइसोसेलेस का मतलब दो साइड इक्वल होगी, समद्विबाहु जिसे बोलते हैं। अब ध्यान पे समझो, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि b/4 और √4a² माइनस b²। अब आप सोच रहे होंगे अगर जो आइसोसेलेस दो साइड इक्वल होंगी, अब वो दो साइड कौन सी हैं, देखो यहाँ पे a है और b है, तो a वाली आपकी इक्वल साइड्स है और b है जो अनइक्वल है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट फार्मूला रख के इसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक। अभी हम लोग आएंगे इक्विलेटर। अब देखिए समबाहु जैसे बात करें तो डायरेक्ट रिवाइज कर लो, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि इक्विलेटरल है तो उसकी सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। वहां पे मैंने a मान लेते हैं तो √3/4 a² आप लोग रटे होते हैं, ठीक। अब अगर नंबर ऑफ टाइल्स की बात करें, है ना, इसके क्वेश्चन देखो, जैसे आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन मैंने लिखा है मेरे पास है, जैसे देखो पूछेगा आपसे फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स टू रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ अ रूम 12 इंटू 8 मीटर, है ना। तो आपको कम से कम कितना स्क्वायर टाइल लगेगा किसी भी आपका फ्लोर को पेव करने के लिए, मतलब ढलाई करने के लिए कम से कम पूछा है, और जबकि आपके रूम की जो आपके डायमेंशन है वो दिया है 12 इंटू 8, तो 12 मतलब लेंथ कितनी हो गई 12 और आपकी लेंथ हो गई 12, जस्ट अ मिनट, और आपसे पूछ लिया और ब्रेथ हो गई। अब क्वेश्चन समझ गए होंगे, एक बार फिर से मैं फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ, कम से कम कितना स्क्वायर टाइल लगेगा अगर जो किसी फ्लोर को आपको क्या करना है, ढलाई करना है, मतलब कितने नंबर ऑफ टाइल लगेंगे, और रूम की जो आपकी डायमेंशन है 12 इंटू 8 है, तो 12 इंटू 8 हो गया, और इन दोनों का HCF सिंपल चाहिए, तो HCF आपको पता है सिंपल हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, और उसके बाद उसका क्या करना है स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर, और उसके बाद इसको कट पिट कर लो, जो आएगा वही हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16, 8 दूना 16, 2 छंग 12, कितना आ जाएगा 6, कितना लगेगा, कम से कम कितने टाइल्स लगेंगे, 6 टाइल्स लगेंगे। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो ये होता है आपका नंबर ऑफ टाइल्स वगैरह निकालने का फॉर्मूला। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी, टाइम एंड स्पीड, ठीक है, ध्यान से समझो। देखिए एवरेज स्पीड जिसे औसत चाल बोलते हैं, इसका आप एक जानते ही होंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। कभी कभी ऐसा रहता है कि आपको 2 स्पीड खाली दे देगा और आपसे पूछेगा एवरेज स्पीड कितना होगा, तो नॉर्मल फॉर्मूला 2 स्पीड दिया, मान लो एक दे दिया 4 और एक दे दिया स्पीड 5, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो इसको S1 मान लो, इसकी S2 मान लो, यहाँ डायरेक्ट पुट कर दो, यहाँ पे औसत चाल आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैं बहुत एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैथ इतना छोटा टॉपिक नहीं हो सकता है इसका सेकंड पार्ट भी मैं बनाऊं, अगर आप लोग चाहेंगे, ठीक है ना, तो कमेंट करिएगा अगर चीजें अच्छी। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि चीजों को मैं रिवाइज करा दूं, एक बार रिफ्रेश हो जाए, ताकि आपका परसों से अगर एग्जाम है तो वो आपका क्लियर हो जाए। अच्छा, अब ये भी आप जानते होंगे कि अगर जो 2 ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट आ रही है, एक की स्पीड S1 है, दूसरे की स्पीड S2 है, तो अगर अपोजिट आएंगे तो उनके स्पीड का क्या होगा, सम, और स्पीड इक्वल टू होता, अच्छा अगर लेंथ की बात करूं, डिस्टेंस जो होता है वही लेंथ होता है, तो एक की पहली ट्रेन की लेंथ अगर जो L1 है तो दूसरे की L2 है, तो स्पीड जो होगा डायरेक्ट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो S1 प्लस S2 स्पीड इफेक्टिव स्पीड, और लेंथ जो होगी वो L1 प्लस L2 अपॉन क्या हो जाएगा T, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। और सेम डायरेक्शन अगर चल रही है, मतलब दोनों ऐसे ही जा रही है, जो सेम डायरेक्शन अपोजिट मतलब ये होता है, तो उनकी स्पीड का क्या लिया जाता है, डिफरेंस लिया जाता है, तो S1 माइनस S2 स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस जो होता है वो लेंथ ले लिया जाता है किसकी, ट्रेन की या फिर बस की जो भी है, और अपॉन में क्या टाइम हो गया, ठीक। ये तो चीजें आपको पता ही रही होंगी, बट जो अब मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ध्यान से समझिएगा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई मान लो 4 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है तो वो 5 मिनट देर पहुंचता है,
अब वो क्या कर दिया, ध्यान से समझिए, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट वो देर पहुंचता है। बाद में क्या हुआ, वो अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर का आवर कर दिया, तो वो क्या हुआ, 2 मिनट पहले पहुंच गया। तो कभी लेट और अर्ली वाले जो क्वेश्चन आते हैं इस वाले फार्मूले से बहुत आसानी से लग जाते हैं। तो ध्यान समझो कैसे लगेगा, ध्यान से एक बार मैं क्वेश्चन रीड करता हूं क्योंकि ये भी मेरे पास क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है राहुल कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन होम एंड ऑफिस। तो राहुल होम और ऑफिस के बीच में सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है, हैविंग एवरेज स्पीड, उसकी एवरेज जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। लेकिन जब वो 3 किलोमीटर पर आवर से जाता है, 3 किलोमीटर पर आवर से, तो वो क्या हो जाता है, लेट बाई 10 मिनट। तो लेट हो रहा है कितना, 10 मिनट से, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब वो स्पीड अपनी 40 किलोमीटर कर देता है, अच्छा यहाँ पे 30 है, 3 नहीं है, 40 किलोमीटर पर आवर कर देता है, ठीक है, तो वो क्या हो जा रहा है, जब वो तो वो अर्ली मतलब 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, अर्ली 5 मिनट। अब ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन अगर लगाओगे लंबे वाले प्रोसीजर से तो उससे भी आएगा, बट थोड़ा सा टाइम होगा। अब एक फार्मूला केवल आप दिमाग में रखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2। कैसे याद करोगे, देखो यहाँ पे क्या होता है, एवरेज वाले में 2 आ जाता है, यहाँ पे 2 नहीं रहता है, यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ माइनस रह जाता है, ठीक है। और माइनस भी नहीं कहेंगे, डिफरेंस कहेंगे, मतलब बड़े वाले में से छोटा वाला घटेगा, ठीक। अब कैसे करोगे, ध्यान से देखो, एक तो S1 स्पीड हो गई आपके 30 और एक हो गया S2, किसी को S1 S2 मान लो क्योंकि नीचे तो डिफरेंस ही लेना है, ठीक। अब यहाँ पे डेल्टा टी लिखा है जिसको टाइम डिफरेंस बोलते हैं, ये कैसे निकलता है, तो ये इसका सबसे बढ़िया जुगाड़ है। देखो अगर जो आपका लेट और अर्ली है, ध्यान से समझो, अगर लेट और अर्ली है तो जो टाइम डिफरेंस होगा दोनों का एडिशन होगा, या फिर हो सकता है अर्ली लेट हो तब भी, मतलब एक अर्ली एक लेट, मतलब दोनों अलग अलग हैं अगर, तो सिंपल टाइम डिफरेंस दोनों का एडिशन होगा। तो देखो लेट और अर्ली या फिर अर्ली लेट टाइम डिफरेंस जो होगा एडिशन। तो यहाँ पे अगर टाइम डिफरेंस इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछूं तो कितना आएगा, 10 5 15। S1 हो गया 30 और S2 हो गया 40 और टाइम डिफरेंस कितना आ गया, टाइम डिफरेंस दोनों का एडिशन तो 15। तो सिंपल कितना हो जाएगा, 40 30 अपॉन में 15। सिंपल लगा दो, उन दोनों के बीच की मतलब होम और ऑफिस के बीच की क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर हो गया होगा। हो सकता है कि वो स्पीड और कम कर दे रहा, पहले कम से जा रहा था, बाद में और कम, पहले 5 मिनट देर हो रहा था, अब स्पीड और कम कर दिया तो 3 मिनट डिले हो रहा है, ठीक है ना। मतलब पहले 5 मिनट डिले हो रहा था तो मतलब ऐसा कुछ हो कि वो पहले भी लेट पहुंच रहा था और बाद में भी लेट पहुंच रहा है, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले भी जल्दी पहुंच रहा था, बाद में भी जल्दी पहुंच रहा है, स्पीड घटा बढ़ा पे, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है, लेट और लेट पहुंच रहा है, तो दोनों का डिफरेंस मतलब क्या ले लो, यहाँ पे एडिशन ले रहे हो तो यहाँ पे दोनों का क्या कर दो, सब्सट्रैक्शन। तो इसका इफेक्टिव टाइम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब वो क्वेश्चन अलग बनेगा। और अगर जो अर्ली ही पहुंच रहा है, पहले भी जितने मतलब स्पीड से जा रहा था तब भी 5 मिनट पहले पहुंच रहा था, और जब और स्पीड बढ़ा दिया तो 10 मिनट पहले पहुंच गया, तो यहाँ पे दोनों अर्ली हो गए ना, जल्दी। तो अगर दोनों सेम है तो डिफरेंस ले लो, और अगर जो दोनों सेम है तो डिफरेंस, और अगर दोनों अलग अलग है तो, और बाकी S1 S2 तो वही रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो ये रहा पॉलीगन, टाइम, स्पीड और अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले। अब हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री के फार्मूला, ठीक है। तो इसको मैं अच्छे से रफ कर रहा हूँ, अच्छे से राइट कर रहा हूँ, फिगर बना रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं अब हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री का। क्या देखेंगे, ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी आपके बन सकते हैं, मतलब जैसे सर्कल से रिलेटेड, देखिए इतने मैंने टाइप लिख दिया है, और ये सब चीजें आपको लर्न है, ऐसा नहीं कि लर्न नहीं है आपको, अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगर नहीं है तो भाई मेरे आप नोट कर लो एक जगह, या फिर मैं हट जाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और हट जा रहा हूँ इसी समय, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से इनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल होने वाला है, ठीक है ना। तो चलो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो अगर सिमिलरिटी से, मतलब आप क्या कहेंगे, समरूपता से अगर जो कोई आपका क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे, देखो ऐसे ही सिंपल देगा, एक ट्रायंगल देगा ABC और ये देगा DEF, ठीक है। और उसमें जो AP है वो क्या है, मीडियन है, माध्यिका जिसको बोलोगे आप। उसी तरह आपका DQ भी क्या है, मीडियन है। तो इसमें रिलेशन आपको डायरेक्ट देगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूं, कहेगा एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है DEF, ठीक है, और उनका एरिया दे देगा। सिंपल क्या देगा कि जो इनके एरिया का जो रेशियो है, या फिर इनका एरिया जो है 9 है और इसका एरिया कितना है, 16 है, ठीक है। और आपसे क्या देगा कि जो ABC है उसकी जो मीडियन है वो कितनी है, ADC की मीडियन दे देगा आपको 3। तो पूछेगा कि बताओ DQ की मीडियन क्या होगी, क्या पूछेगा, DQ की मीडियन, ठीक है। अब आपको देखिए, अगर आपको ये चीजें पता है तो आपके लिए देखिए बहुत, अदरवाइज आप निकालते रहिए, बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए रिलेशन क्या होता है कि जो ABC का, अगर ये दोनों सिमिलर है तब की मैं बात करूंगा, ABC और DEF आपके अगर जो सिमिलर ट्रायंगल है तो सिंपल जो होता है, उनके जो एरिया का रेशियो होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड एज वेल एज मीडियन के स्क्वायर के इक्वल होता है।
तो एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ DEF इक्वल किसके होगा? देखो मैंने क्या कहा, करस्पॉन्डिंग, तो दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, देखिए AB अपॉन दिस, उसी तरह AC अपॉन DF, AC अपॉन DF, क्लियर, उसी तरह BC अपॉन EF, ये हो गया BC अपॉन EF। बट मैंने क्या कहा कि स्क्वायर के, तो सबका क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया, बात बराबर। और रही बात किसकी, कौन बचा भाई, सारी साइड तो हो गई, बची क्या आपकी मीडियंस, तो ये अपॉन में मीडियन, तो AB। भाई देखो ये ध्यान देना, अगर ट्रायंगल ABC ऊपर लिखे हो तो ABC की साइड भी ऊपर लिखना, और DEF की अगर जो नीचे लिखे हो तो उसी की साइड जो है वो नीचे भी आएगी। क्लियर हो गया होगा? अच्छा अब ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा था, ये ट्रायंगल है, इसका एरिया 9 है और इसका एरिया जो है वो 16 है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका जो मीडियन है वो 3 दे दिया आपसे पूछ रहा है कि DQ मतलब दूसरे ट्रायंगल का मीडियन क्या होगा। तो बहुत आसान है, मैंने क्या बताया कि आपका जो सिंपल होता है, जो एरिया का रेशियो होता है वो साइड के स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है, कोई भी साइड हो। अच्छा अब ये साइड का स्क्वायर है तो इसको क्या कर लो, स्क्वायर रूट ले लो, तो इधर आ जाएगा। अब देखो कितना आसान हो गया, 3/4 इज इक्वल टू 3 अपॉन क्या, DQ, 3 कट गया, DQ की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, कहानी खत्म। देखिए कितना आसान हो गया कि नहीं हो गया। तो ये होता है ना कि ये, अच्छा एक चीज और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनके पेरीमीटर या फिर परिमाप का भी रेशियो दे देता है। तो मान लो इसका परिमाप, अगर जो परिमाप की बात करता मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, तो इसका जो रेशियो होता है वो नॉर्मल साइड के इक्वल होता है, मतलब नॉर्मल साइड के रेशियो के इक्वल, मतलब क्या, सिंपल, अब स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि पेरीमीटर है, एरिया में क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो ध्यान रखना। तो AB अपॉन क्या, DE क्या होगा, AP अपॉन DE, उसी तरह AC अपॉन, मतलब सारी चीजें यही रहेंगी, बस स्क्वायर जो वो हट जाएगा। कब हट जाएगा, जब पेरीमीटर आ जाएगा। आई थिंक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए अब ध्यान से समझो, एक थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट, थेल्स थ्योरम, क्लास 10th की है, NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, इस थ्योरम का भी बहुत यूजफुल है। आपको क्या कहेगा, ये थ्योरम और का नाम नहीं रहेगा, चल जाएगा, आपसे कहेगा एक ट्रायंगल है ना, उसमें ट्रायंगल की 2 साइड पे 2 पॉइंट लिया गया D और E, और उसको ज्वाइंट करके एक लाइन ड्रॉ किया गया, है ना। अब आपसे पूछ लेगा कि जो, देख तो डायरेक्ट पूछ लेगा, या फिर आपसे ये पूछ लेता है कि जो DE है वो आपका 2 है, जो है कितना है, DE है आपका 2, आपसे BC की लेंथ पूछ लेगा। तो अगर ये ध्यान देना, थेल्स थ्योरम क्या कहता है, किसी भी ट्रायंगल के तो अगर 2 पॉइंट को ज्वाइंट कर दिया जाए, है ना, तो ये वाली जो लाइन जो ज्वाइंट किया गया है वो क्या होती है, हाफ होती है किसकी, देखो छोटी है ये बड़ी है, तो इनको आधा होना पड़ेगा DE के इक्वल, और साथ में क्या होता है, ये लाइन इसकी क्या होती है, पैरेलल होती है। क्लियर हो गया, क्योंकि ये एक्चुअल में ये दोनों ट्रायंगल, एक छोटा वाला ABADE और ABC, ये क्या होता है आपका सिंपल सिमिलर होता है। क्यों होता है सिमिलर, क्योंकि देखो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है, और ये एंगल दोनों में कॉमन हो गया, तो ट्रायंगल ADE सिमिलर होता है ABC के, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, आप ध्यान से समझिए, ये तो मैं कम ही लिखा हूं, ये भी होता है, ध्यान से समझो, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC इज इक्वल टू DE अपॉन BC, ठीक है। और साथ साथ ये भी होता है, ध्यान देना, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC इज इक्वल टू DE अपॉन BC। तो इतना रेशियो होता है अगर जो थेल्स थ्योरम लगता है, ठीक है। खाली आपको ये पैरेलल दे दे, उसके बाद आप इतनी काम कर सकते हैं, क्या, जो AD होगा, भाई कौन कौन सा ट्रायंगल पहले मैं बता दूं, ADE, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC, ये तुरंत क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अगर सिमिलर हुआ तो इनके साइड का रेशियो इक्वल, मतलब AD अपॉन, देखो यहाँ से AD, यहाँ से AB, यहाँ से DE, यहाँ से BC, यहाँ से DE, यहाँ से BC, फिर AE अपॉन में AC, AE अपॉन में AC। समझ गए होंगे। अच्छा ये तो आप समझ गए, साथ साथ मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के रेशियो के भी इक्वल होगा, इसका बाकायदे प्रूफ है, बस आप दिमाग में रखिए। AD अपॉन DB जो होगा वो किसके इक्वल होगा, AE अपॉन EC के, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। अब बात करते हैं सर्कल की। सर्कल का आपको बहुत अच्छे से पता, 3-4 पॉइंट ध्यान से समझ लो कि एंगल इन अ सेम सेगमेंट हमेशा इक्वल होता है। जैसे एक ऐसे सेगमेंट क्या होता है, किसी भी कॉर्ड से 2 पॉइंट को ज्वाइंट कर दो तो ऊपर एक सेगमेंट में, एक माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो ये ज्वाइंट हो गया, इसका मतलब कॉर्ड का यूज करके अगर जो आप एंगल बनाओगे तो सेम सेगमेंट में एंगल है ना, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल हो सकता है। ये 30 दे दे, ये वाला पूछ ले तो आप सिंपल 30 लगा देना, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। और जो सेंटर पे एंगल बनता है ना, क्या होता है, जो सेंटर पे एंगल बनता है, आपको चीजें विजुअल है ना, हाँ, जो सेंटर पे एंगल बनता है वो इसका क्या होता है, डबल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप नाम सुने होंगे, एंगल इन अ सेमी सर्कल ऑलवेज इक्वल, मतलब अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 अंश होता है। कैसे होता है, देखो ये है आपका सेंटर से पास हो रहा है,
तभी तो भाई सेमी सर्कल बनेगा। तो अब ये का ऊपर एक सेमी सर्कल में एंगल बना। अब ध्यान से मैंने इसी थ्योरम का यूज करूंगा। कैसे? ये कितना होगा 180 है ना, लीनियर पेयर। अब मैंने क्या कहा, एंगल इन अ सेमी सर्कल ऑब्वियस 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ जो बनता है इसका जस्ट हाफ यहाँ बनता है। तो अगर ये 80 है तो ये इसका हाफ कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक है, और अगर वही बात है, ये देखो इसका डबल यहाँ पे, थीटा यहाँ था, तो ये कितना हो गया 2 थीटा। ये भी दिमाग में बैठा रहिएगा। साथ में टेंजेंट की बात करूँ अगर जो, तो टेंजेंट जो है वो रेडियस के साथ हमेशा कितना बनाता है? 90 डिग्री। दिमाग में रखिए। और जो टेंजेंट है ना, जैसे ये भी एक टेंजेंट है, ध्यान से समझना। टेंजेंट जो है, एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये है। तो टेंजेंट अगर जो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर अगर टेंजेंट ड्रा किया जाता है तो हमेशा इक्वल लेंथ का होता है। कहने का मतलब ये, अगर मैं नाम दे दूं BMN, ठीक है, तो जो BM होगा वो किसके इक्वल होगा? BN के। उसी तरह अगर ये नाम दे दूं MN, यहाँ O दे रहा हूँ, यहाँ P दे रहा हूँ, ठीक है, तो AM जो होगा वो इक्वल होगा AO के। CP किसके इक्वल होगा? CO के। और DN किसके इक्वल होगा? TP के। ठीक है, तो ये भी, इससे भी क्वेश्चन बनता है। और साथ साथ AM प्लस MB जो इक्वल होगा वो CP प्लस PD के लगे हाथ। AO प्लस OC जो होगा वो BN प्लस ND के इक्वल होगा। तो ये भी दिमाग में रखना, मतलब टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। एक चीज और समझिए, इसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज या फिर आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसकी पहली बात, चारों वर्टेक्स जो होंगे वो ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल होंगे। ठीक है, अच्छा, तो इनकी जो खासियत होती है कि इनके अपोजिट जो एंगल का सम होता है वो होता है 180। अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। अगर ये आपका 150 है तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। लगे हाथ एक प्रॉपर्टी और समझिए कि जो आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो एक्सटर्नल होता है एंगल, मान लीजिए एंगल ये है एंगल, इसको 2 नाम दे दो तो ये वाला भी कितना होगा? 2 होगा। मतलब ये जो एंगल एक्सटीरियर बनता है वो किसके इक्वल होता है? इस वाले के। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ये आपको फिगर बहुत जाना पहचाना लग रहा हो, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, इसका डायरेक्ट प्रॉपर्टी दिमाग में बैठे लीजिए कि जो आपका, देखो इसको ध्यान में रखना, AP इंटू BP इक्वल टू क्या होगा? PC इंटू PD। तो ये इंटू ये इक्वल टू दिस इंटू दिस। क्लियर हो गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है, इसको रफ कर दीजिए। बहुत ध्यान से सारी चीजें समझिएगा। और एक चीज और है, कोई भी सर्कल में अगर 2 कॉर्ड ड्रॉ की गई हैं और दोनों O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन देखो, OC इंटू OD जो होगा वो किसके इक्वल होगा? OA इंटू, अभी कोई सेंटर का होना जरूरी नहीं है, कहीं से भी हो सकता है। तो OC इंटू OD कहीं से भी हो सकता है। हाँ, जहां तक मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है, बट आप कमेंट करिएगा। जहां तक मुझे लगता है कहीं से भी हो सकता है। OC इंटू OD इक्वल किसके होगा? OA इंटू OB। एक ये प्रॉपर्टी हो गई। एक और टेंजेंट अगर जो इस तरीके से ड्रॉ किया जा रहा है, इस तरीके से, तो यहाँ पे जो PT, ये जो टेंजेंट है उसका जो स्क्वायर होता है, देखो ये टाइप का अगर जो फिगर बने कहीं भी, है ना। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं देखते हैं, कौन बताता है ना, ये क्या है बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, तो ये हो गया पूरा। तो देखो इसी टाइप का है। तो जो यहाँ पे इस बार जो था, इसमें जो था वो 2 बार इंटरसेक्ट किया था, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। अब की क्या है? केवल PB और PA। तो ध्यान दो, PB इंटू PA, यहाँ पे तो एक ही बार है, तो इसको क्या कर दे दो? स्क्वायर दे दोगे। क्या दे दोगे? PT स्क्वायर। तो PT स्क्वायर इक्वल टू PB इंटू PA। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, दिमाग में बैठी। ये सब फिगर एकदम इस मतलब इमेज आपके दिमाग में बन जानी चाहिए, तभी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो पाएंगी। ठीक है, अब ध्यान देखो, इससे क्वेश्चन एक पूछा गया था, अगर कोई इक्विलेटरल या समबाहु त्रिभुज है ना, तो उसमें जो आपका इनर रेडियस होता है, इनर रेडियस मतलब कोई भी सर्कल, मतलब ट्रायंगल के अंदर अगर सर्कल बन रहा है तो वो क्या बनाता है? इन रेडियस। क्या होता है? इन रेडियस। ये क्या है? स्मॉल है ना, अंतः त्रिज्या जिसे बोलेंगे। तो इन रेडियस जो होता है, और सर्कल मान लो आपका जो ट्रायंगल है उसकी साइड क्या है? A है। तो A, ठीक है, तो इसका जो इनर रेडियस होता है A अपॉन क्या होता है? 2√3। डायरेक्ट याद कर लो, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको मैं कह दूं समबाहु त्रिभुज है, उसकी लेंथ जो है वो समबाहु त्रिभुज की जो लेंथ है या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल उसकी जो लेंथ है वो 10 है। मैं पूछूं कि इनर रेडियस कितना हो, ऐसे ही पूछे जा रहे क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा? 10 अपॉन 2√3, मतलब कितना? 5 अपॉन कितना? √3। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √3 अपॉन 3, 5√3 अपॉन 3 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब मैं हो सकता है ये भी तो पूछ सकता हूं कि आउटर रेडियस कितनी होगी, है ना, या फिर इनर और आउटर। हाँ, आउटर रेडियस बाह्य त्रिज्या जैसे बोलेंगे वो कितना होता है? तो देखो, इनर वाली छोटी और आउटर वाली, आउटर के लिए बाहर से ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाहर से अगर जो ड्रॉ किया जाए ऐसे,
ठीक है, तो उसका आउटर रेडियस बोलोगे। ठीक, तो ये जो होगा वो क्या होगा, a/√3। अब कैसे याद करोगे, ध्यान दो। पहली बात तो a/√3 ये इक्विलेटरल के लिए है केवल, a/√3 तो सब में होगा, किसमें होगा, सब में होगा। अब ये इनर रेडियस, इनर मतलब क्या, छोटा, छोटी है ये, ठीक है, तो अपॉन में 2 दे दोगे, तो a/√3 दोनों में रहेगा, इनर में अपॉन में 2 आ जाएगा क्योंकि ये छोटा होता है और ये अकेला ही रहेगा। क्लियर हो गया ना। चलिए, अब हो सकता है आपको नॉर्मल पूछ ले, मतलब स्केलिन हो जाए ट्रायंगल, विषमबाहु मैंने लिख दिया हिंदी में, तो स्केलिन अगर ट्रायंगल हो जाए मतलब ABC तीनों साइड्स अलग होंगी। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है, इसका मतलब होता है एरिया, है ना, एरिया। और S क्या होता है, ये पेरीमीटर होता है, क्या होता है, सॉरी सेमी पेरीमीटर होता है। तो सेमी पेरीमीटर का मतलब ऐसा आप पढ़े होंगे हीरोज फार्मूला निकालते समय, a+b+c/2 होता है। ठीक है, अच्छा तो इसमें भी तो इनर रेडियस आउटर रेडियस पूछा जा सकता है, उसमें तो a/√3 आसान हो जाता है। ऐसा नहीं कि इसका आप यूज यहाँ भी करोगे तो नहीं आएगा, आएगा, बट ये वो थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है क्योंकि इनमें नॉर्मल। इसमें क्या करते हो, जो r होता है इनर रेडियस होता है स्केलिन का, ABC का, तो वो क्या होता है डेल्टा/S होता है। क्या होता है, डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो 3 4 5 अगर है तो इसका एरिया निकाल लो, अपॉन सेंटीमीटर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक, और अगर आउटर रेडियस पूछा तो ABC अपॉन में क्या होता है, 4 डेल्टा, है ना। आप लोग इससे परिचित होंगे, काफी पॉपुलर होता है। ठीक, अच्छा ये हो गया। तो ये थे गाइस क्वेश्चन हमारे पास, बस 2-3 फिगर और मेरे पास सर्कल के रह गए हैं। कॉमन टेंजेंट वगैरह जो पूछा जाता है उसको भी जरा सा आप देख लीजिए। ये एक काम करिए, अब आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैं इसका सेकंड पार्ट, क्योंकि अभी अगला भी मैं अगर जो लिखूंगा बोर्ड पे ड्रॉ करूंगा रिवीजन के लिए तो वो भी पूरा नहीं हो पाएगा, है ना। तो अगर और वीडियो भी लंबी हो जाएगी और थोड़ी सी आवाज वगैरह में भी मुझे दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो आप काम करिएगा, अगर पार्ट 2 चाहते हैं इसका तो पार्ट 2 बताइएगा कमेंट करके, अगर पार्ट 2 लिख दीजिएगा, मैं पूरा अच्छे से एक बार पूरा क्या कर दूंगा, रिपीट कर दूंगा, मतलब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन क्या मतलब फार्मूले वगैरह। ठीक है, वीडियो कैसा लगे जरूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू ऑल।